चुनावी दंगल, किसका होगा मंगल? ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच महामुकाबला है। 20 नवंबर 2024 को मतदान और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। हवा का रुख समझने के लिए हमने 5 महीने पहले हुए 2024 लोकसभा चुनाव और हाल ही के हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों का आधार माना जा रहा है। उधर सीट शेयरिंग को लेकर दोनों गठबंधन के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक महाविकास आघाड़ी ने 288 में से 260 सीटों पर सहमति बना ली है और अब भी 28 सीटों पर सहमति बनना बाकी है, जिस पर पार्टी आलाकमान फैसला लेंगे। वहीं महायुति की यदि बात करें तो गठबंधन में 288 सीटों में से 235 सीटों पर आम सहमति बनी है। भाजपा इस बार महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से लगभग 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जल्द ही भाजपा की पहली लिस्ट भी घोषित की जा सकती है, क्योंकि भाजपा सीईसी ने दिल्ली में बैठक कर 110 नाम तय किए हैं। हालांकि अभी दोनों ही गठबंधन के बीच कुछ सीटों पर पेच फंसता नजर आ रहा है, लेकिन चिंतन मंथन जारी है। महाराष्ट्र चुनाव पर मंथन, दोनों गठबंधन में क्या है सीट बंटवारे का फॉर्मूला और महाराष्ट्र की चुनावी बिसात और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आज एजेंडा में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद भाजपा महाराष्ट्र में चुनावी रणनीति को धार देने में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस हरियाणा की हार से सबक लेकर आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इससे पहले चुनाव के लिए दोनों गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर चिंतन मंथन में लगे हुए हैं। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि महाविकास आघाड़ी एमवीए और महायुति एनडीए गठबंधन सीटों के बंटवारे की चुनौती से जूझ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में टिकट बंटवारे पर मतभेद सामने आने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार महाविकास अघाड़ी में 288 सीटों में से 260 सीटों पर सहमति बन गई है। बाकी के 28 सीटों पर गठबंधन सहयोगियों में खींचतान हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से विदर्भ में 5 सीटें मांगी हैं। करीब 9 घंटे की मैराथन बैठक में सीटों पर फैसला नहीं होने पर शिवसेना यूबीटी ने नाराजगी जाहिर की है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं है। सीट बंटवारे पर वो राहुल गांधी से बात करेंगे। हालांकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि गठबंधन में सभी ठीक है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया, उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। आपने कई सीट बंटवारे देखे हैं। आपने हर बार सीट बंटवारे में हर पार्टी की तरफ से इस तरह के माइंड गेम्स खेलते हुए देखा होगा। ये सब हमारे बीच में चलता है, लेकिन सब कुछ दुरुस्त है। सीट शेयरिंग बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाजपा को ये उम्मीद है कि इसी उम्मीद से अब हम वापस से आ सकते हैं, तो वो गलत है। महाविकास अघाड़ी में 288 सीटों में से 260 सीटों पर सहमति बनी। 28 सीटों पर सहयोगियों में खींचतान जारी। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से विदर्भ में 5 सीटें मांगी हैं, जबकि शिवसेना यूबीटी ने सीट बंटवारे पर नाराजगी जताई। विदर्भ में विधानसभा की कुल 62 सीटें हैं, जहां पिछले चुनाव में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन ने 27 सीटें जीती थी। उधर महायुति में भी सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है। माना जा रहा है कि महायुति में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। ये दावा है अजीत पवार गुट के सीनियर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का। उन्होंने कहा कि सत्ता पर काबिज महायुति गठबंधन के सहयोगियों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से लगभग 230 सीट पर आम सहमति बन गई है। इधर सीटें तय होते ही अब बीजेपी नामों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है।
पहली लिस्ट में 50 प्रत्याशियों के नाम होंगे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हम 230 से 235 सीटों पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं। बाकी सीटों पर अंतिम फैसला होने के बाद हम आपको अगले 2 से 4 दिनों में बता देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति में सीट बंटवारा लगभग तय। 230 से 235 सीटों पर आम सहमति बनी है। भाजपा की पहली सूची में 50 से अधिक नाम शामिल हो सकते हैं, जल्द जारी होगी। महाराष्ट्र कोर कमेटी की बैठक गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 3 घंटे चली थी, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। भाजपा इस बार महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से लगभग 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 162 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 105 सीटों पर जीत हासिल की थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव की जंग तेज है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। ऐसे में इस बार देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र में सत्ता किसके हाथ होती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो महाराष्ट्र का इलेक्शन है और सीट बंटवारे पर टेंशन है। देखिए, लगभग चीजें तो तय हो चुकी हैं और मुझे लगता है जिस हिसाब से तैयारी चल रही है तो कहा भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मन बनाया है कि कम से कम 160 सीटों पर उनको चुनाव लड़ना है अकेले। अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि दोनों ही दिग्गजों को उठाकर देख लीजिए आप, तो दोनों ही गठबंधन के साथ है, कोई एकला चलो वाली रास्ते पे कोई भी नहीं है। अब इसमें से कौन किस पर भारी है, जहां पे जिन नंबर ऑफ सीट्स पर पेच फंस रहा है उसका क्या एक रिजल्ट आएगा, उस पर किसकी कितनी सहमति बनेगी, किसको प्लस में सीटें मिलेंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये भी है कि यहां पर जिस हिसाब से इलेक्शन होना है, वोटिंग होना है, उसके बाद नतीजे आने हैं और आपको बताएं कि महाराष्ट्र सरकार का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उसके लिए अभी आपको 72 घंटे मिलने, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यदि जल्दी से जल्दी तमाम चीजें करनी होंगी, वरना राष्ट्रपति शासन की गुंजाइश भी यहां पर बिल्कुल आ सकती है यदि वक्त निकल गया तो या तो बहुमत मिल जाए और यदि मामला फंसा तो ये अपने आप में एक बड़ा, मुझे लगता है, रोचक किस्सा बनके महाराष्ट्र की राजनीति में इलेक्शन में निकलेगा। फिलहाल सीट शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लेकर जो चीजें फंसी हुई हैं और थोड़ी सी जो नाराजगी आ रही है उस पर आगे क्या, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट गणेश गोमचाले हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे इमरान खान। इमरान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना शिंदे गुट से चिंटू शेख हमारे साथ जुड़े हैं। चिंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी से किशोर तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एनसीपी शरद गुट से राकेश कोते पाटिल हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गणेश जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ गणेश जी, मुझे लगता है 2 चीजें हैं, महाविकास अघाड़ी, महायुति, और मुझे लगता है इन्हीं दोनों में सब कुछ सिमट जाती है महाराष्ट्र की सियासत। सबको सब कुछ पता है कौन किसके साथ पिछली बार क्या हुआ, लेकिन अभी नंबर ऑफ सीट्स लगभग तय है। 288 में से लगभग 235 पे सहमति बन चुकी है। कुछ जो पेच फंसा हुआ है उसके लिए क्या प्लानिंग्स हैं? मेरा पूछने का सीधा आशय है कि किस दिशा में जाएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का एक क्लियरेंस ये भी है कि 160 सीटों पर आप अकेले भी हैं। राकेश जी, 160 सीट अभी महाराष्ट्र में जो ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, उस हिसाब से और महायुति की सरकार में माननीय अजित जी पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिंदे जी की सेना, शिवसेना, हमारा जहाँ पे जिसकी जो पावर है, जहाँ का कैंडिडेट ज्यादा स्ट्रांग है, उस हिसाब से सब कैलकुलेशन चल रहे हैं। उस हिसाब से महाराष्ट्र में पूरे कैलकुलेशन, और हमारे महायुति सरकार में सभी मेलजोल अच्छी तरह बैठाकर ये सब कैलकुलेशन हो रही है अभी। तो इसलिए हमारे में अभी कोई भेदभाव नहीं है और सीटों को लेकर कोई पेच ज्यादा नहीं है अभी हमारे बीच। मतलब आपको लगता है सब सहमति से हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, शिवसेना को यदि मैं ले लूं, ठीक है, शिवसेना शिंदे गुट को आप ले लीजिए,
उसके बाद आप एनसीपी ले लीजिए, ठीक है, अजीत पवार जी भी ले लीजिए। तो ये देखिए आप डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे जाएंगे, बीजेपी आप खुद है ही, तो बाकी का जो पेच है, मेरा सीधा सा आशय ये था कि बाकी की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो किसकी तरफ ज्यादा जाएंगी? भाई जिसका पड़ला भारी, जो नेतृत्व देख रहा है उसी की तरफ जाएंगी। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में जो भी अभी गठबंधन का जो जायजा चल रहा है महायुति का, उसमें एकनाथ जी शिंदे साहब और अपने अजीतदादा पवार, इनको सबको भरोसे में लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीटों का बंटवारा अभी जो तय किया है, उस फॉर्मूले के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपना जो एजेंडा पेश किया है उस हिसाब से, और एकनाथ जी शिंदे साहब और अपने पवार जी, अजीतदादा पवार, इनको भी वो फॉर्मूला मंजूर है। कुछ एक दो जगह पे अभी जो चल रहा है उस हिसाब से वो भी जल्दी ही क्लियरेंस हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। इमरान जी मेरी आवाज पहुंच रही है? कट के पहुंच रही है आपकी, और मैं आप लोगों को देख भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आपकी बात मुझ तक तो पहुंची है, हमारी टेक्निकल टीम ने भी सुनी होगी। यदि आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो वो अवेलेबल हो जाएगा, बट मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं अपना प्रश्न कर पाऊंगी, आप यदि सुन पा रहे हो तो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मगर पीछे से कुछ बहुत ज्यादा शोर जैसा कुछ आ रहा है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना प्रश्न लेती हूँ, वो हमारी टेक्निकल टीम उसको सॉर्ट आउट करेगी। इमरान जी, जिस तरीके से तैयारी है, लगभग 288 में से टोटल 260 पर सहमति बन चुकी है। 28 का जो पेज फंसा है, आपसे भी मेरा सवाल ये इसलिए है क्योंकि जाहिर तौर पर अभी जो मामला फंस रहा है, उद्धव जी विदर्भ की जो 62 सीटें हैं उसमें से 5 सीटें मांग रहे हैं, थोड़े से नाराज भी हैं, तो आप लोग क्योंकि गठबंधन का हिस्सा होंगे, जाहिर तौर पर मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इसको कैसे लेके चलेंगे। देखिए, मैं अगर बात कांग्रेस की करूं तो हमारी पार्टी का जो निर्णय होता है, देखिए हमारे यहाँ सबसे विचार विमर्श करके, सबसे बात करने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जाता है, और शीर्ष नेतृत्व ही यह तय करता है। और जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय पवन खेड़ा साहब ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा भी है, देखिए आपने कई सारे चुनाव देखे हैं, हमने भी देखे हैं, हर बार सीट बंटवारे को लेकर हर पार्टी की ओर से कुछ ना कुछ माइंड गेम खेला जाता है, और आपने देखा भी होगा कि लोग माइंड गेम खेलते हैं। ये सब हमारे बीच चलता है, ये एक आम सी बात है, ये हमारे बीच चलता है। मगर सीट शेयरिंग को लेकर हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर हम सब चल रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम सब लोग साथ में हैं। हाँ, अगर भाजपा ये सोचती है कि किसी से कोई उम्मीद है और भाजपा वापसी कर लेगी महाराष्ट्र में, तो ये गलत फहमी है। ठीक है इमरान जी, चलिए एक बार सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, सवाल तो बहुत सारे हैं मेरे पास। ठीक है, वापस आऊंगी। चिंटू जी सुन पा रहे हैं? चिंटू जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपकी आवाज मुझ तक प्रॉपर नहीं आ रही है, काफी नॉइस आ रहा है। ठीक है, मैं अपना प्रश्न करती हूँ, आप जो आंसर करेंगे मैं कोशिश करूंगी मैं प्रॉपर सुन पाऊं उसको। ठीक है चिंटू जी, क्या तैयारियां हैं? मैं सीधा सवाल इसलिए ये ले रही हूं क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स अभी डिक्लेयर हो चुकी हैं वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों में बहुत टेंशन सी महसूस हो रही है, किसके तरफ ज्यादा जाएंगी, किसके तरफ कम आएंगी, इसी को लेकर जो खींचतान है ना वो बड़ी तेजी से दिख रही है। वहां जो उम्मीदवार है वो इच्छाधारी उम्मीदवार होते हैं, तो सबको हैंडल कर, और ये कल या परसों में सब लिस्ट आ जाएगी, बीजेपी की आएगी, हमारी शिवसेना की आएगी, एनसीपी की आएगी, और कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कुछ 2-3 सीट के ऊपर दिक्कत है वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। आज भी हमारी मीटिंग हुई पार्टी की बहुत बड़ी, उसमें यही तय करा गया कि जितने भी लोग हैं, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है, जिसको एक को टिकट मिलेगी बाकी के लोगों को नहीं मिलेगा, मगर हम एक महायुति के ढंग से लड़ेंगे, और जो पिछले इलेक्शन में गलतियां की, बहुत लेट टिकट मिली, वो गलतियां नहीं करेंगे, पहले ही डिक्लेयर करेंगे, और बहुत जल्दी हमारी लिस्ट आकर कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। जिस तरीके से शिवसेना में चल रहा है कि कांग्रेस के नाना पाटोले रहेंगे तो हम मीटिंग में नहीं आएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कीजिए, वैसे हमारे इसमें कोई बात नहीं है, हमारे इसमें कोई ऐसा झगड़ा नहीं है कि कांग्रेस का जैसा शिवसेना वाले कांग्रेस के नेता पे बोल रहे हैं। आज अभी मैंने दूसरे चैनल पे खबर देखी कि नाना, अभी इनके ये हाल है,
अभी इनके ये हाल है तो उसके बाद में तो ये कुश्ती लड़ेंगे, कबड्डी हो जाएंगे इनके बीच में, अरे मैं अरे मैं अरे मैं अरे मैं। पर वो तो तो मना कर इनका रहे हैं, वो तो खुद का- कह रहे हैं हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों की सब सहमति और हमारा गठबंधन बाकी की सीट्स को डिवाइड कर ही लेगा। अब आम जनता, अभी मैंने देखा कि संजय राउत ने बयान किया कि नाना पाटोले जिस मीटिंग में होंगे उस मीटिंग में शिवसेना उबाटा शामिल नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इलेक्शन के बाद आप लोगों को मूर्ख बनाकर, पागल बनाकर, बौखलाकर आप एक साथ आएंगे? अभी से आपकी लड़ाई शुरू है तो इलेक्शन के बाद क्या होगा? तो लोगों ने पहचान लिया है ये कुछ नहीं करेंगे, इलेक्शन के बाद भी यही होगा, अभी भी होगा। अभी ये नाना पाटोले की मीटिंग में बैठने के लिए रेडी नहीं है तो क्या गारंटी है इलेक्शन अच्छा, के बाद आपके यहाँ सब कुछ ठीक है? देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और शिंदे जी खुद सब ठीक है सर? इंटरनल कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? हमारे इसमें इंटरनल प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जो भी है सामने हमारा काम, 2.5 साल का काम हमारा लोगों के सामने आएगा और हम पूरे यकीन से, पूरे विश्वास से बोलेंगे जो गलतियां हमने पहले की वो वापस दोहराएंगे नहीं। 23 तारीख को आप ही के चैनल पर पूरी बहुमत से वापस सत्ता में आएंगे, ये पूरा यकीन है। ठीक है, मैं हम सर उस दिन चर्चा में जरूर बैठेंगे। जो लोग ये दावा करते हैं ना, उस दिन उस चर्चा में जरूर अच्छा लगता है बैठना कि आखिर महाराष्ट्र की जनता ने क्या किया। मैं अभी से आपको वेलकम कर रही हूँ, उस दिन हम जुड़ेंगे। ठीक है, कुछ कह रहे हैं इमरान जी कुछ कह रहे हैं। चिंटू जी 1 सेकंड रुकेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो ये चलिए सबके सामने मान रहे हैं कि 2.5 साल में इन्होंने गलतियां की हैं, तो जिन 2.5 साल में जो गलतियां की हैं उन्हीं गलतियों के आधार पर इस बार ये लोग सत्ता में नहीं आने वाले हैं। और ये जो इनके अंदर थोड़ी खलबली हो रही है कि साहब क्या कह दिया गया कि फलाने में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ये इनके पेट की बौखलाहट है जो भाजपा की अक्सर आती रहती है। हमारे यहाँ तो सब कुछ सही है, सब लोग साथ में हैं और मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतने जा रहे हैं। वो तो उद्धव जी की नाराजगी बता ही रही है मुझे कि वो जिस तरह से बिफरे हुए हैं, वो पता नहीं एंड मोमेंट पे क्या कर देंगे, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल जाएगा। देखिए अभी मैं कुछ भी नहीं, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि जो चीजें आ रही है ना उस पर जब तक पूरा मंथन नहीं हो जाता हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये आप लोगों का व्यक्तिगत मत हो सकता है कि किसके पार्टी में क्या क्या चल रहा है, ये आप रखिए, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती फिलहाल। वापस आऊंगी, कुछ कहना चाह रहे थे राकेश कोते जी, कुछ कहना चाह रहे थे? राकेश जी, मैं बात करना। हाँ राकेश जी सुन पा रही हूँ, बोलिए आप कुछ कहना चाह रहे थे। राकेश जी आपने म्यूट किया है, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ, अभी जो शिंदे गट के जो प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने नाना पटोले जी और संजय राउत जी के बारे में कहा। तो देखिए हम महाविकास आघाड़ी जो महागठबंधन है इसमें एक लोकशाही की जो भावना है उस हिसाब से हम तीनों लोग काम कर रहे हैं। तो अगर किसी के दिल में कुछ है तो वो बोल पा रहा है। जैसे भाजपा शिंदे और अजित पवार गुट में जो है वो डिक्टेटरशिप जो भाजपा की रही है तो उनमें हिम्मत ही नहीं है शिंदे में और अजित पवार में कि भाजपा के सामने वो कुछ बोल सके। जैसे कि ये आज जो चर्चा हो रही है 160 सीटें भाजपा लड़ रही है, जबकि भाजपा 160 लड़ेगी और अजित पवार जो कुछ 30-40 सीटें लड़ेंगे और शिंदे को 40-50 सीटें लड़ेंगे। तो मतलब एक डायलॉग था एक हिंदी टीवी में, सुनिए सर सुनिए आप, हमारी पार्टी का है ये आंकड़ों की गिनती फिर बाद में आप बोलिए, मेरा पूरा सुन लीजिए फिर आप बाद में बोलिए। डिक्लेयर नहीं हुआ है, कोई याद डिक्लेयर नहीं हुआ है। हाँ, तो जैसे 160 सीटें भाजपा लड़ने वाली है और ये सबको पता है, शायद शिंदे गट के नेताओं को अभी तक पता नहीं है। तो जब भाजपा सबसे ज्यादा सीटें लड़ने वाली है तो एक प्रेम कुमार, एक जो पुराना डायलॉग है कि नंगा नहाएगा क्या और नीचे उड़ेगा क्या, ये जो सिचुएशन है ये अजित पवार जी और एकनाथ शिंदे की होने वाली। जब ये लड़ेंगे 40-50 सीटें और इसमें उनकी 10-20 सीटें चुन के आने वाली, ऐसा माहौल महाराष्ट्र में है। ये शायद आज वो मानेंगे नहीं, ये लोकसभा में भी नहीं मान रहे थे, तो लोकसभा में महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है। और इसकी वजह से अभी अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, ये भाजपा के अमित शाह के आगे कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। जैसे नाना पटोले जी के सामने बोल सकते हैं, नाना पटोले जी उद्धव ठाकरे के सामने बोल सकते हैं, लेकिन इनमें ये बोलने की हिम्मत ही नहीं है।
इनको जो परोसा जाएगा थाली में वही ये खाएंगे, नहीं तो भूखे रहेंगे कि इनके गले में जो डाला गया है वो बीजेपी का जो पता राकेश है। जी, यही बात तो वो उठा रहे, चिंटू जी यही तो कह रहे हैं कि आप पहले अपने घर को तो समेटिए, आपके यहाँ तो मीटिंग में ही जाने को तैयार नहीं है, इतना ज्यादा लड़ झगड़ रहे हैं। वही बात वो बार बार कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना उनको। वही तो वो दिखाई देगा। हमारे महाविकास आघाड़ी में कम से कम बोलने की आजादी, और एक घर भी होता है और वहां पे 2-3 भाई भी होंगे, तो एक दूसरे की हर बात में हाँ नहीं मिलाते मैम, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अमित शाह ऊपर से आंखें दिखा दे और यहाँ पर अजित पवार और शिंदे बस मुंडी हिला रहे हैं कि जब चलो जो दे रहे परोसिए, हमको तो आपके साथ रहना है, क्योंकि हम तो हमारे चाचा को धोखा दे के आए, हम जिसने हमें मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, उसको धोखा दे के आए। तो क्यों आए? क्योंकि इनको एक डर है, और ये डर की वजह से ये महायुति बनी हुई है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं 1 सेकंड रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। एक मैसेज आप सबके लिए। इस चर्चा में हमारे साथ किशोर तिवारी जी, जो यूबीटी का पक्ष रखने वाले थे, वो फिलहाल अब हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, और इसलिए नहीं जुड़ेंगे क्योंकि यूबीटी को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो इस विषय पे कोई भी अपना पक्ष ना रखे, तो यूबीटी अपना पक्ष नहीं रखेगी, इसलिए वो हमारे साथ इस चर्चा में नहीं होंगे। ठीक है, और समय मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। गणेश जी 1 सेकंड, आरपी श्रीवास्तव जी की छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर आप में से जो समय मांग रहे हैं मैं वापस से आ रही हूँ बहुत जल्दी से। आरपी श्रीवास्तव जी, ये महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है, ये वाकई क्या बहुत बड़ी टेंशन है? और सीट शेयरिंग को लेकर जो बात आ रहे हैं, और जब तक जितनी अभी तक डिक्लेयर हुई है, आपका क्या मत है? देखिए राखी, एक तो गठबंधन की राजनीति है, और यहाँ अक्सर ये होता है कि हर दल जो गठबंधन से जुड़ा, चाहे महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, सब में 3-3 दल हैं आप देख रहे हैं, और निश्चित रूप से इन्हीं के बीच में सीट शेयरिंग होने वाली। अब सवाल ये उठता है कि इन सारी सीट शेयरिंग में एक तो ये बात होती है कि कहीं भी स्थानीय जो लोग भी जो कैंडिडेट हैं उनके बीच में आपस में भी खींचतान होती है, और हर कैंडिडेट ये चाहता है कि उसके दल से उसको टिकट मिले। जहाँ तक महाविकास आघाड़ी का सवाल है, निश्चित रूप से जो अभी उनको बहुत सारी करीब 35 सीटें बची हैं, और उन सीटों पर उनको निर्णय लेना, उसमें खास करके देखा गया कि आप जो है विदर्भ में यूबीटी जो है उनसे 5 सीटें मांग रही है, जबकि विदर्भ में यूबीटी का कोई इतना बड़ा जनाधार नहीं है। वहाँ पर एक तरह से पिछले लोकसभा चुनाव को अगर देखेंगे तो वहाँ पर कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है लोकसभा में। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ के नेता स्थानीय स्तर पर भी कहीं एक जगह पर 3-3, 4-4 प्रत्याशी हैं, फिर वहाँ पर दूसरे 3 दलों के साथ समझौता होना है, तो वहाँ इस तरह की खींचतान होना स्वाभाविक है। जहाँ तक दोनों दलों की बात है, दोनों गठबंधन की बात है, हम देख रहे हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, पिछली बार 162 पर लड़ी थी। तो अब सारी चीज़ों को अगर हम एक तरफ से देखें, और ये बात तय है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो हालत हुई थी, भारतीय जनता पार्टी जो है दहाई के आंकड़े पर नहीं जा पाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में 105 सीटें थी। तो इस सब को अगर मिला करके देखा जाए तो अक्सर ये पाया जाता है कि गठबंधन में इस तरह की खींचतान होती रहती है। अब रही बात नेताओं की, नेता अक्सर एक दूसरे गठबंधन पर सवाल जरूर खड़ा करते हैं। अभी हमने अब सुन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो महाविकास आघाड़ी में जो ये उनके प्रवक्ता बोल रहे थे कि उन सबको आज़ादी है बोलने की। भाई ये बात तो तय है कि हर दल में बोलना चाहिए, नेता हैं आपस में बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक महायुति का सवाल है, अभी आप अमित शाह जी वहाँ पर गए, उसके बाद अभी कोई ऐसे बयान नहीं आए। ये बात तब खड़ी होती है जब कोई बयान आ जाता है। हमें लगता है कि ऐसे बयान जो अभी आए हैं उसके आधार पर जो है घेरने का प्रयास किया महायुति ने विकास आघाड़ी को। तो ये एक जो पूरी व्यवस्था अगर आप देखेंगे, जो सिस्टम है जो चुनाव लड़ने का, उसमें अक्सर गठबंधनों में के बीच में खींचतान होती रहती है। अभी हमें ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस दल से कितनी सीट शेयरिंग में क्या फार्मूला अडॉप्ट करते हैं, और आने वाले समय में किस तरह से चुनाव में जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल वहाँ का चुनाव बहुत रोचक है, और वहाँ पर चुनावी घमासान होना तय है, क्योंकि एक दल में 2 दल हो चुके हैं। अगर शिवसेना में देखिए तो 2 गुट हैं, आप देख रहे हैं एनसीपी में 2 गुट हैं। तो इन सबको अगर देखें तो उनके अंदरूनी भी बहुत सारी बातें हैं, अंदरूनी कलह भी हो सकती है। और इन सबको अगर मद्देनज़र एक बात कही जा सकती है कि महाराष्ट्र का चुनाव फिलहाल देश के अन्य प्रांतों के चुनाव से कहीं अलग है, और वहाँ कुछ अलग परिणाम आने की संभावना है, चाहे महायुति को मिले या दूसरा जो है
महाविकास आघाड़ी को मिले। एक और बात कहना चाहूँगा कि जो आपने बोला ना कि महज 72 घंटे 72 घंटे हैं वहाँ पर सरकार बनाने के लिए। अगर कहीं हंग असेंबली आ गई वहाँ पर महाराष्ट्र में तो ये 72 घंटे बहुत कम है, क्योंकि एक जोड़ तोड़ की जब राजनीति होगी तो हमको लगता है टाइम लगता है, इतना जल्दी पहले से सेट नहीं हो जाता। अभी चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, दूसरे दिन से जोड़ तोड़ शुरू होती है, लेकिन 72 घंटे में कोई परिणाम आए एक बता पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए और राष्ट्रपति शासन लागू हो, उसके बाद दोनों जो गठबंधन और दोनों मिल करके आपस में जोड़ तोड़ करके बनाए। लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि इस बार परिणाम देखिए, जनता बड़ा क्लियर मैंडेट दे रही है। हरियाणा का देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, जनता क्लियर मैंडेट दे रही है। जो भी गठबंधन, जो भी दल होगा वो स्पष्ट मेजॉरिटी के साथ आएगा। और शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा ही चुनावी संग्राम होने वाला है। और वहाँ पर जो दल हैं आपस में किस तरह से आपस में अंदरूनी कलह से बच पाते हैं या फिर आपस में एक दूसरे के सामने टकराते हैं, ये तो देखना होगा। बिल्कुल, चलिए, कई सारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे थे। गणेश जी बोलिए, पहले आप अपनी बात रखिएगा। चिंटू जी कुछ बात कर रहे थे तो उनको लेकर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। बहस जो मेरिट के आधार पे हो, विकास काम पे होनी चाहिए। किसके घर में किसका झगड़ा हो रहा है, ऐसा बोलते ही कांग्रेस पहले हरियाणा में ऐसे कर रही थी। हरियाणा में तो पूरा एग्जिट पोल तक बता दिया था कि वहाँ सिर्फ कांग्रेस आएगी, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अभी इनको क्या करता है, महाराष्ट्र में ऐसी बात करे। और लोकसभा को लेकर मैं जरा आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। लोकसभा में यहाँ पे मराठा जो ज्यादा बहुसंख्यक समाज है, उसका आरक्षण का विषय पेंडिंग था। शेतकरी जहाँ से मैं आता हूँ खुद ग्रामीण भाग से, शेतकरी कृषि का ज्यादा कृषि का हमी भाव का कुछ सब्जेक्ट था, और अनेकों ऐसे सब्जेक्ट थे जहाँ के संविधान धोखे में था। ऐसे कुछ गॉसिप और कुछ चर्चाएं सक्सेस करने में कांग्रेस यशस्वी रह गई। वहां पे हम थोड़े बैकफुट पे आ गए थे, जो कि इनके गलत चर्चाएं थे। लेकिन इस बार हमने कृषि का हमी भाव ले लीजिए, आरक्षण, और इसके सबके सामने लाडली बहन का योजना, ये सब जो योजना है अब हम ग्राउंड रूट तक पहुंचा चुके हैं। 1,30,00,000 महिलाओं ने, मेरी लाडली बहनों ने इसका लाभ लिया है। और यहाँ जहां तक मैं बात करना चाहता हूँ कि अजित पवार जी क्या कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी क्या कर रहे हैं, गठबंधन में क्या चल रहा है, ये मीडिया पे बोलने वाली बात नहीं। किसी का तो हर्ट पॉलिटिक्स में कम ज्यादा होता है, कहीं पे तो कोई नया चेहरा आ गया आता है, उस हिसाब से नोकझोंक चलती रहती है। इस मिनट पे कांग्रेस वाले हम पे ब्लेम क्लेम नहीं कर सकते, वो उनके घर में वही चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही है महाराष्ट्र में। कितने भी अभी जो नेशनल हाईवे के नितिन गडकरी जी का काम महाराष्ट्र में सबसे अच्छा हो गया। मुंबई में सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड ब्रिज सबसे अच्छे हो गए। शेतकरी के हमी भाव का प्रश्न निकाल दिया, स्टूडेंट का विषय हो गया। अब इतने विषयों पे भारतीय जनता पार्टी अग्रसर हो गई है कि मराठा आरक्षण में 10% मराठा को सोशली बैकवर्ड इकोनॉमिक क्लासेस बोल के वहाँ पे भी थोड़ा रिलीफ मिल गया और EWC डिक्लेयर कर दिया। तो जो अभी कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनके घर में क्या चल रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या नहीं ले रहा, ये जो साल भर का झगड़ा है कांग्रेस सिर्फ उसको दिखा रही है। कांग्रेस मेरिट पे बात करनी चाहिए कांग्रेस ने यहाँ पे। एक एक करके अपनी बात रखेगा, आप सब एक साथ बोलेंगे ना तो कोई जो भी दूसरा बोल रहा होगा उसको मैं प्रॉपर सुन नहीं पाऊंगी। मैं समय दे रही हूँ, प्रॉपर समय दे रही हूँ, उसके बाद आ रही हूँ। ठीक है गणेश जी, आपकी बात पूरी हुई। चिंटू जी एक सेकंड। हाँ इमरान जी कंप्लीट कीजिए, जल्दी से बोलिए। किसी की भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज सही कराइए आप। किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही। राकेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में भी कांग्रेस का ऐसा ही अपना एक फॉर्मूला था कि ऐसा माइंडसेट बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साहब के जाति भेद करने का प्लान किया। लोकसभा में संविधान धोखा बोल के दलित समाज के पिछड़े वर्ग को मिसगाइड करने का इन्होंने किया। कांग्रेस जाति में डिवाइड करने का और मिसगाइड करने के ऊपर बात करती है हमेशा। देखिए लेकिन एक बात है गणेश जी, किसका सुपड़ा साफ होगा? देखिए आप लोग राजनीतिक दल का पक्ष है, राजनीतिक दल से पक्ष रख रहे हैं, आप लोग का अपना मत हो सकता है किसका सुपड़ा साफ होगा, लेकिन निर्णायक कौन है? जनता। तो हमें वेट एंड वॉच वाली, मैं तो किसी को नहीं कह सकती कि भाई MV जा रही है, यूपी NDA में जा रही है, हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी ना। तो ये तो जनता जनार्दन को तय करना है। ठीक है इमरान जी, शायद सभी लोगों की ऑडियो प्रॉपर नहीं सुन पा रहे। मेरा रिक्वेस्ट है मेरी टीम से, कुछ पॉसिबल हो तो प्लीज आप उसको ठीक करिए। ठीक है इमरान जी एक सेकंड रुकेगा। चिंटू जी आप अपनी बात रखिए पहले। देखिए मैम, बहस तो होगी, विपक्ष
सरकार अपना काम करेगी, मगर आने वाले चुनाव को शिवसेना करके, मैं एकनाथ शिंदे जी के पार्टी में हूँ, हम लोग किस तरीके से ले रहे उस पे चर्चा चाहिए। आपके प्रोग्राम का टॉपिक था सीट बंटवारा और टेंशन, हमने क्लियर कर, टेंशन कुछ नहीं है, 2 दिन में सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मगर चुनाव को किस तरीके से जीतेंगे, एक मुसलमान होते हुए मैं शिवसेना में काम करता हूँ और जब देखता हूँ कि एकनाथ शिंदे जी कैसे काम करते हैं, हमारे सहयोगी दल तो काम कर रहे हैं, मगर मैं खुद उनकी स्टाइल देखता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला चुनाव ये हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अलग अलग हुए हैं। लेकिन चिंटू जी देखिए, मैं ठीक है आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन एक पॉइंट को बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। शिवसेना विभाजन हुआ, 2 बन गई, एनसीपी 2 बन गई, तो यहाँ की जो सियासत है कब जाके एक हो जाएं, कब जाके कौन किसका साथ दे दे, इसकी श्योरिटी तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो देखा गया है, जो समझा गया है वहां की सियासत में, कुछ भी नहीं कह सकते। तो मैं ये मानती हूँ कि जनता निर्णायक है, लेकिन वो जो सीटों पे अभी कुछ पेच फंसा है, इसके बाद फिर मुद्दे प्रभावी होंगे, फिर जनता के बीच क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। इसके बाद देखिए वो जो टाइम ड्यूरेशन मुश्किल से 2-3 दिन का जो गैप वाला मिल रहा है, जहां वो 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। या तो क्लियर माइंडेड हो जाए, यदि पेच फंस गया तो फिर सरकार किसकी, तो ये इसीलिए बड़ा रोचक है। इसीलिए तो हम इस चर्चा में बैठे हैं कि या तो क्लियरिटी हो जाए सीट शेयरिंग की, तो उस हिसाब से आकलन लगाना शुरू होता है, इसलिए ये बात निकली है। ठीक है, 1 सेकंड वापस आऊंगी चिंटू जी, 1 सेकंड वापस आऊंगी। राकेश जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। इमरान जी इसके बाद आप बोलिएगा। आज का जो टॉपिक है सीट बंटवारे का, और वहां से ये दिखाई दे रहा है कि भाजपा महायुति में सबसे ज्यादा, मतलब 2 पार्टियों को मिला के भी जितनी सीटें नहीं बनती, उतनी सीटें अकेली भाजपा लड़ रही है। एक तो पहली बात, भाजपा को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक कम सीटें लड़के ज्यादा सीटें चुन पाएगी। इसके लिए वो लड़ी 160 जगहों पर है, और उन ऐसी जगहों पे वो लड़ेंगे जहां पे शिंदे और अजित पवार की सपोर्ट के ऊपर उनकी सीटें ज्यादा चुन के लाए, और फिर वो इन दोनों को दिखा देंगे। कहावत है, अगर किसी को पटकना होता है तो पहले उसको सिर पे उठाना पड़ता है। तो ऐसे ही इन्होंने एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी को सिर पे उठा लिया, उनकी 50-40 सीटें होते हुए मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, और अभी उनको वो आंखें दिखा रहे हैं, और जितना उनको परोसा गया उतना ये खाया जाए, ऐसा वो दिखा रहे। इसलिए महायुति में कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनको बोलने की आजादी है नहीं। आप अगर देवेंद्र फडणवीस को भी देखेंगे, उनको भी बोलने की आजादी नहीं है। आप दूसरे का क्यों सोच रहे हो? आप चिंटू जी को म्यूट कराइए, जब चिंटू जी बोलते तो हम कुछ बोलते नहीं है, वो बीच बीच में हर किसी को टोक रहे, तो हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। प्रवक्ता हूँ राकेश जी, आप कैसे जिनको आप जरा 2 मिनट आप सुन लीजिए, फिर बाद में आप रहिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप अपना सोचिए, नाना पाटोले को टीम में ले। आप, मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा होने के बाद में आप बोलिएगा, तो मैं आपको तो आप सुनिए ना। चलिए, ऐसे ना ऑडियो बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं प्रॉपर नहीं सुन पाऊंगी। ऐसे एक साथ आप लोग बोलेंगे ना, आवाज भी प्रॉपर नहीं आएगी, समझ में भी नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है, तो इस चर्चा को आगे कैसे बढ़ाएंगे। चिंटू जी 1 सेकंड रुकिए। हम जब बात कर रहे हैं, वो बात करते हैं तो हम चुप बैठते हैं, तो उनको जरा एकनाथ शिंदे जैसा अमित शाह जी का सुन रहे हैं, उनको भी जरा सुनने की आदत डालने के लिए बोलिए। है भाई, आप गलत बोल रहे हो। आदत आप डाल चिंटू जी, अपने नेताओं को देखिए वो कैसे दिल्ली के सामने समय खत्म हो गया। चलिए ठीक है, नहीं, बात यही है कि मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लड़ रही है, ये आपके आज की डिबेट का मुद्दा है। अच्छा, मुझे तो चलिए अब ये बता दीजिए राकेश जी, चलिए मैं आपकी बात को मान लेती हूँ। ठीक है, आप हो गए, इमरान जी हो गए, अभी यूबीटी जुड़ी थी, मतलब शिवसेना यूबीटी से, वो उनको मना ही कर दिया, उनको तो निर्देश हो गए, कुछ कहना ही नहीं है, और वहीं से नाराजगी भी आ रही थी हमारी सीटों को लेके, वही सबसे ज्यादा नाराज भी हो रहे थे, तो वो तो अपना पक्ष ही नहीं रख रहे हैं अभी बीच में, फिर आप लोग कैसे अपनी सहमति बना पाएंगे? मैं आपको ये आज एक बात बोल देता हूँ कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव जी ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार जी की राष्ट्रवादी एक साथ चुनाव लड़ती हुई आपको दिखेगी। ये जो चल रहा है इसको आप नजरअंदाज कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी, मतलब वो जो पक्ष नहीं रख रहे हैं उसको मैं नजरअंदाज कर दूं, और बाकी जो आप चीजें कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और बाकियों के लिए, उसे हम चलने दें।
ये जो सीट बंटवारे की बातें ये हर इलेक्शन में होती है। बस मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ पर बोलने की आजादी तो संजय राउत जी कुछ बोल देंगे, नाना पटोले जी कुछ बोल देंगे, भारतीय जनता पार्टी में बोलने की आजादी नहीं है। तो ये आप देवेंद्र फडणवीस जी से पूछ लीजिए, उनका चेहरा आपको बता देगा। एक नाथ शिंदे और अजित पवार का चेहरा तो बता ही रहा है, इसलिए उनमें बोलने की आजादी नहीं है। तो उनकी कोई मिलकर सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए मुंबई में, किसने? देवेंद्र जी फडणवीस ने, एक नाथ शिंदे जी ने, अजित पवार जी ने मिलकर कॉन्फ्रेंस ली सब। ऊपर से एक आदेश आएगा, वो तीनों पढ़ के झगड़ा नहीं किया पत्रकार परिषद में। मुझे तो ऐसा लग रहा है गणेश जी, आपसे ज्यादा राकेश जी देख रहे हैं। मुझे लग रहा है पूरी नजर क्या उनकी महायुति पे ही टिकी हुई है क्या? राकेश जी पूरी अपडेट है आपके पास, अमित जी क्या इशारा कर रहे हैं, अमित शाह क्या बोलने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस हुई कि नहीं हुई, कौन कौन गया, मुद्दों से ज्यादा मुझे लग रहा है पूरी नजर आपकी एनडीए पे है क्या? वही बोल रहा हूँ ना, वही बोल रहा हूँ। महायुति में दोनों पार्टियां हमारी तोड़ के उनके साथ में गई है, तो हमारा ध्यान उनकी तरफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था भारतीय जनता पार्टी। समझ रही हूँ, बड़ी साफ गोई से आप कह रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है सुन के, एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। चिंटू जी बस 1 मिनट, इमरान जी बोल नहीं पाए, बस 1 मिनट छोटी सी प्रतिक्रिया उनकी आ जाए, फिर इसके बाद आप ही बोलिएगा। इमरान जी अपनी बात रखिए। जी, आज सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आपका ऑडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, निरंतर कहने के बाद भी सही नहीं हुआ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। देखिए, जिस तरह से ये बातें चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि हम लोगों की आपस में मतभेद हैं, देखिए हम लोग हैं ही ऐसे, ये मतभेद चलते रहेंगे, ये आपके सामने आते रहेंगे, मगर सब कुछ सही है। हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, हर आदमी अपना पक्ष रख सकता है और अपनी राय दे सकता है। इनके यहाँ ऊपर से एक आदेश आता है और उस आदेश का पालन करना होता है, इनके ऊपर थोपा जाता है और उसको लेकर इनको अपने साथ में चलना होता है। अब इनके पास ये बार बार कहते हैं कि हमसे 2.5 साल में गलतियां हुई हैं, जैसा कि इन्होंने आपके चैनल पर अभी स्वीकार किया है। भाई साहब, आपसे गलतियां नहीं, बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। अब ये जो घोटाला 10,000 करोड़ का निकल कर आया है, जिस पर हमारे पवन खेड़ा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये इतने बड़े बड़े घोटाले इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे कर दिए, धंधा दो चंदा दो। जिस तरह से कभी सुना जाता था कि हमने बचपन में सुना कि महाराष्ट्र में एक डी कंपनी हुआ करती थी, उसी तरह से जैसे कि पवन खेड़ा साहब ने कहा कि अब महाराष्ट्र में एक बी कंपनी है, यानी कि भाजपा का बीजेपी कंपनी है, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जिसने मात्र महाराष्ट्र से ही 13% चंदा लिया गया है। ठीक है, इतने बड़े बड़े घोटाले करने के पश्चात ये लोग यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि हमारे अंदर मतभेद हैं। हम कह रहे हैं हमारी सहमति बनी हुई है और हम एक साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और नतीजे हमारे पक्ष में जा रहे हैं, और ये जनता जनार्दन का अच्छा इमरान जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं यूबीटी जो अपना पक्ष नहीं रख रही है फिलहाल सीट शेयरिंग पे, उनको बोलने के लिए मना कर दिया गया है, तो फिर उसकी क्या वजह हो सकती है? आप लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं और निरंतर बोलेंगे और वो लोग भी आकर बोलेंगे, इसमें ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। अब हो सकता है उनका कोई निजी बात रही हो जिस कारणवश इस डिबेट पे चले गए हो, कुछ दिक्कत परेशानी हो। नहीं, उनकी तरफ से मैसेज आया है कि यूबीटी को इस मैटर पे बात नहीं करनी है। एक्चुअली उन्होंने बोला है, तभी हमने यहाँ से बोला है, हम मन से नहीं कह सकते ना। देखिए, हमारे गठबंधन में ये स्वतंत्रता है, हम एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं, हम एक दूसरे की पार्टी का, उनके विधायकों का सम्मान करना जानते हैं। इन लोगों की तरह नहीं कि जिस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं उसी के बीच में से लोगों को तोड़कर दूसरी पार्टी खड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीजें यही लोग करते हैं। हम सबके साथ चलेंगे, सबको साथ लेकर चले। ठीक है, चलिए। हाँ चिंटू जी बोलिए, अब बोलिए। हमारे पास, हमने नई पार्टी तोड़ी। जल्दी से कंप्लीट करिए। आरपी श्रीवास्तव जी भी बोलेंगे सर, क्योंकि आप सब लोग बार बार समय मांग रहे हैं, तो मुझे आना पड़ रहा है। हाँ चिंटू जी, शिवसेना के साथ आपने क्या किया? उनके खुद का विचार था हिंदुत्व, शिवसेना ने छोड़ दिया, इसलिए एक नाथ जी शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व के अलावा कुछ कहने के लिए आपके पास है नहीं समूचे देश में, क्योंकि आपकी उपलब्धियां नहीं है। भाजपा ने समूचे देश में कोई उपलब्धियां अर्जित नहीं की है। गणेश जी, इमरान जी और राकेश जी, आप तीनों को मैंने समय दिया, मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चिंटू जी को बोल लेने दीजिए। मैंने बार रिक्वेस्ट किया, आप लोग एक साथ बोलेंगे, मैं नहीं समझ पाऊंगी कि आप लोग बोल क्या रहे हैं। प्लीज गणेश जी, इमरान जी, आई रिपीट, गणेश जी, इमरान जी और राकेश जी, मैंने आप तीनों को समय दिया, प्लीज चिंटू जी को बोल लेने दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। मुद्दा छोड़ के भटकने मत दीजिए उनको। नहीं जाएंगे। हाँ चिंटू जी बोलिए।
चिंटू जी, आप बोल तो बहुत जोश में रहे मगर म्यूट किया हुआ है सर, अनम्यूट कीजिए। उबाटा टैक्टिक बाकी के पक्षों के साथ सालों से रह चुकी है। पहले तो हार्ट का ऑपरेशन कराना, बताना कि मैं बीमार हूं, बाद में मुख्यमंत्री का चेहरा। अब इनका ऐसा हाल हुआ है, ये रामायण के रावण हो गए। 10 चेहरे इनके हैं। अरे हमें बनाइए, हमें बनाइए, हमें बनाइए। अरे बनाएंगे भाई, जनता का काम तो कीजिए। 2.5 साल आप जब थे मुख्यमंत्री, आपने जनता का क्या काम किया? और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलना चाहता हूं कि हम आपस में नहीं झगड़ रहे हैं, हम तो हमारा देख रहे हैं। बीजेपी अजीत दादा की राष्ट्रवादी, हम तो हमारा घर देख रहे हैं। मगर शरद पवार, कांग्रेस वाले, उबाटा वाले तो मैदान छोड़ के भाग गए, उनकी बोलती बंद कर दी। उनको बोल दिया मत बोलना भाई, ये उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं, तो चुप बैठना, भाग जाना स्वदेश का चैनल का प्रोग्राम छोड़ के। तो भाग गए बेचारे, वो चुप हो गए। पर हम तो बैठे हैं, हम बोलेंगे। और हम ये इन्फॉर्मेशन आपको बैठे बैठे आई? ये इन्फॉर्मेशन चिंटू जी बैठे बैठे आई कि उनको ऐसा बोला गया इसलिए वो भाग गए? तुम डिक्लेयर कर दीजिए, वो अगला मुख्यमंत्री अगर आप जीतोगे सपनों में तो उद्धव ठाकरे हो जाएंगे। उनका नाम डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए अभी के अभी संजय राउत और नाना पाटोले दोनों साथ में दिखेंगे, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएगा। आप जिस विश्वास से बोल रहे हो, हम भी मुंबई के, महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत पढ़े हैं, हम बहुत पढ़ते हैं और हम देख रहे हैं। बहुत साल में एग्जिट पोल में काम किया हूं। आज के डेट में जिस तरीके से उबाटा कांग्रेस और शरद पवार के बीच में लगी हुई है, कभी रोहित पवार अलग बात करते हैं, कभी सुप्रिया ताई अलग बात करती है, कभी दिल्ली से अलग मैसेज आता है, कुछ पता नहीं भाई। आप आज के दिन डिक्लेयर कीजिए कि उद्धव ठाकरे आपका चेहरा है, महाविकास आघाड़ी का महाविनाश करने के लिए हम अगला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कर रहे हैं। देखिए कल आपको उबाटा का प्रवक्ता स्वदेश चैनल पे 8 बजे दिखेंगे। ये तो बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है, मुझे लगता है बड़ा रोचक और खतरनाक चैलेंज दिया उन्होंने यहाँ पे। हमारे एक कौन साथ जवाब आने देगा? से राकेश जी आप कि इमरान जी आप? पूरा चैलेंज देता हूं। ये इतने ज्यादा भयभीत हैं हमारे एक साथ आने पर, हमारे लोगों ने इन्हें खेलने के लिए एक फुटबॉल दे दी। वो अब भी ये ऐसे साथ खेले नहीं जा है, वो रहे भी हैं। अकेले एकला नहीं है, हाँ। उनके साथ में अभी- बीजेपी है। सालों से ब्लैकमेलिंग करेंगे, हम नहीं मानते ब्लैकमेलिंग। ये मैं सुन नहीं पाया इन्होंने कहा क्या, आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, मैं सुन ही नहीं पाया इन्होंने क्या कहा। आपको सच्ची बात सुनाई नहीं देती है? कितनी गलत बात है। नाना अच्छी पाटोले बातें को आपके मुखमंडल से निकलती नहीं है, आपके मुखमंडल से मात्र निकलता है हिंदुत्व, बांटने की राजनीति, लोगों को तोड़ने की राजनीति, यही आप लोगों के मुखमंडल से निकलता है। हम करते हैं लोगों को जोड़ने की राजनीति, प्रेम की राजनीति, जो भारत की सद्भाव की बात करेगा राजनीति, वही भारत पे हम राज करते हैं करेगा। संविधान की राजनीति, भारत को अग्रसर आगे बढ़ाने की राजनीति। आपका मूल मंत्र यह है कि भारत को विभाजन करने की राजनीति करते हैं, और यही काम आप लोग महाराष्ट्र में करते जा रहे हैं। पिछले 2.5 साल में आपने कितनी गलतियां कर दी है? आपने कहा कि हमने निरंतर आप लोगों को गलतियां की देख हैं। के मुझे लग रहा है, जो हमने शुरुआत में एक बात कही थी ना कि महाराष्ट्र का चुनाव जो है बड़ा रोचक और दिलचस्प है, वो मुझे देख के समझ में आ रहा है। अभी तो एक बड़ा रोचक सा चैलेंज इन्होंने जो दिया चिंटू जी ने कि चेहरा कौन है, नाम डिक्लेयर कर दीजिए तो भागी जाएंगे, अगले दिन चर्चा में आके यूबीटी बैठ जाएगी जो आज चली गई। इसका जवाब कौन देगा मुझे? मैंने पूछा था इमरान जी से, ठीक है राकेश जी आप देंगे जवाब मुझे उसका? 1 मिनट चिंटू जी, अब मैंने आपको समय दिया था ना, अब 1 मिनट रुकिए ना। देखिए बाकी लोगों ने आपको बोलने दिया, अब आप 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड प्लीज। ये रुक जाइए, राकेश जी ने बोल दिया। ये रुकेंगे नहीं, इनको पीछे से कहा जाता है कि निरंतर बोलते रहना, कोई सुने या ना सुने। ऐसा आपको बताया है क्या उन्होंने? अब आप लोग आपस में ऐसा झगड़ा करेंगे तो हो गया। मतलब बैठे बैठे इन्फॉर्मेशन आ रही है आप लोगों के पास कि उनको क्यों भगा दिया, उनका चेहरा ये डिक्लेयर होगा तो ये हो जाएगा, उनको मैं बताता लगातार हूँ बोलने ऐसा के क्यों लिए हो रहा बोला है। ठीक है इनके चलिए पास राकेश जी दरअसल जवाब दीजिए। इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। दरअसल ये लोग सास भी कभी बहू जैसे सीरियलों से प्रेरित हैं, तो किस तरह की बात करनी है वहां से प्रेरणा लेते हैं और बोल पड़ते हैं ये लोग भैया, और कुछ नहीं पता इन लोगों को क्या कह रहे हैं ये प्लीज लोग। बताइए। आपके पास रहती है। स्क्रिप्ट की जरूरत कांग्रेस को रहती है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहती स्क्रिप्ट की जरूरत। आप एडवोकेट हो, ये कोर्ट नहीं
भारतीय जनता पार्टी पहले से ही तय करके रखती है कि उसको हिंदुत्व की और अरे बांटने इमरान की जी राजनीति करनी सहयोगी को है। तो बोल लेने दीजिए, राकेश जी से ही पूछा है, रुकिए ना, वो इमरान जवाब जी, देंगे बाकी का। राहुल जी ने आपको सूचना दी, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं केंद्रित किया कि बाबा जो गणेश जी हरियाणा अब में हुआ आप वो महाराष्ट्र में ना हो। चिंटू जी बोलेंगे फिर बराबरी से आप भी बोल लीजिए, इधर से उनसे पूछो तो वो बराबरी से बोल लेते, दोनों मतलब गुटबाजी अब करके भाई बैठ गए। रुकिए, मुझसे एक मिनट बात तो करेंगे रुकिए। तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना। इमरान जी एक सेकंड तो रुकिए, आपके सहयोगी भी हैं राकेश ओके जी। ओके 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 एक तो पहली बात, चिंटू जी ने उद्धव ठाकरे की बीमारियों के बारे में बोला, तो मुझे तो लग रहा है कि चिंटू जी की अभी शुगर बढ़ गई है, तो वो जरा ज्यादा आवेश में आ गए, इसलिए उन्हें थोड़ा सा कहिए कि अपनी शुगर में। और बात दूसरा जोक तो ऐसा है कि चिंटू जी अब उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व सिखाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। चिंटू जी से उद्धव ठाकरे जी को ये राकेश जी नहीं, राकेश जी समझिए इस चीज को, भारतीय जनता पार्टी या मुझे लगता है चिंटू जी जिस तरीके से शिंदे गुट से वो बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आपको इस डिबेट में कि आप अपना एक फेस तो डिक्लेयर करिए, और यदि उद्धव जी का नाम आप लोग डिक्लेयर करते हैं तो फिर आप देखिए कल से क्या होगा। तो ये बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, और इसीलिए जो सीट शेयरिंग भी फंसी हुई है ना, लगभग बातें फिर वहीं उतरती हैं। देखिए, इन्होंने कहना चाहिए कि हम देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अजित पवार को नहीं बनाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। अगर भाजपा की ज्यादा भी चुन के आएगी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो गए, ये अगर महायुति क्लियर करा दे, बोलिए चिंटू जी को बोलने के लिए या गणेश जी को बोलने के लिए बोलिए कि हमारे यहाँ कितनी भी सीटें भाजपा की आए, एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे। हमारे ये चिंटू जी को वो तो कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होंगे। फडणवीस ने कल क्लियर किया, देवेंद्र जी फडणवीस ने एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार ने क्लियर किया है कि ये जो बैठे हैं ये पूरे मुख्यमंत्री हैं हमारे पास। आपके पास कौन है बताइए वो? और इनका अजब है राखी जी, इनका नेतृत्व करते पप्पू जी और बोलते हैं चिंटू जी, आज इसके नाम भी ऐसे कैसे मन में पता नहीं चल रही। डिक्लेयर कर देंगे तो दोनों भी गायब हो जाएंगे, हम दोनों ही बचेंगे। श्रीवास्तव सर, बीजेपी के प्रवक्ता, राखी जी और मैं ही बच जाएंगे प्रोग्राम में, ये भी गायब हो जाएंगे। आप किसी अंधकार में बैठे हैं और अब जिस अंधकार में बैठे हैं उसी की सोच आप उजागर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आप एक मिनट बात ये हो रही है कि आवाज सही से नहीं आ पा रही है, इसलिए आपकी हर बात का जवाब दिया जाता। इमरान जी एक सेकंड रुकेगा। आरपी श्रीवास्तव जी, बड़ा रोचक किस्सा हो गया, मुझे तो यहीं से लग रहा है कि बड़ा दिलचस्प है ये, लेकिन हाँ ये बात सच है, जो नंबर ऑफ सीट्स बची हैं उस पर भी आपको लग रहा है कि ये पेंच फंसा ही इसलिए क्योंकि जो चिक है, ये जो वो शीत युद्ध अंदरूनी रूप से चल रहा है जो अभी एकदम खुलकर नहीं आया, वो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। नहीं देखिए राखी, जहाँ तक महाविकास अघाड़ी का सवाल है, उन्होंने 260 सीटों पर सहमति बना लिया है, बची 28 सीटें जहाँ पर पेच फंसा है, जो हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह के गठबंधन की राजनीति है वहाँ इस तरह के पेच फंसते रहते हैं, और सवाल ये उठता है कि हर दल ये चाहता है कि उसकी संख्या ज़्यादा हो। आपने देखा होगा कि महायुति में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 162 सीटों पर लड़ी, इस बार 160 सीटों पर लड़ रही, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी कि उस समय शिवसेना एक थी, वहाँ कोई एनसीपी नहीं थी। अब सवाल है कि इनके सामने भी कहीं ये भी 235 सीटों पर इनकी सहमति बनी है, बाकी की सीटें बाकी हैं। एक सवाल अभी हम ये भी आ रहा है कि यहाँ पर ये दोनों तरफ से ये बात आ रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये बात आप देख रही होंगी कि दोनों तरफ से, दोनों गठबंधनों में अभी मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं तय नहीं हुआ। अब किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, तो ये सवाल तो बड़ा अजीब सा लगता है कि आप दूसरे को बोलें कि आप उद्धव ठाकरे को बना दीजिए तो ये बात बन जाएगी, और जो भी है तो प्रवक्ता का काम है कि किस तरह से बोलते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर कौन बनेगा, ये सब बातें हैं। और आने वाले समय में एक बात आप देखेंगी कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा और सीटों का सीट शेयरिंग की बात मान लो पूरी भी हो गई, वो तो होना ही है, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो एक तरह से नाराज़ रहते हैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं। तो ये सब भी देखना होता है, अपने अपने दलों को समझाने की भी ज़रूरत है, उनके कार्यकर्ताओं को समझाने की ज़रूरत है। कहीं किसी सीट पर जब कैंडिडेट का चयन होता है तो लगता है कि एक जैसे ही कैंडिडेट है और उनका जनाधार उसी तरह से, तो उनको भी समझना वाला होगा। अब यहाँ पर सवाल दूसरा है कि क्या भारतीय मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में जो आने वाला चुनाव है वो कितना घमासान होगा। देखिए महाराष्ट्र में परिवर्तन एक बड़ा फैक्टर है। आपने देखा होगा कि इन 5 सालों में कितने मुख्यमंत्री हो गए।
मतलब एक रात के भी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद सरकार गिर गई। अजीत पवार जिनसे समर्थन खींच करके जो महाविकास आघाड़ी की तरफ आए थे, पता चला बाद में वही जो है दो भाग में बटी और उनका समर्थन कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति हमको लगता है देश की अन्य प्रांतों की राजनीति से कहीं अलग दिखती है, और वहाँ पर किस तरह से परिवर्तन होता रहता है, ये भी बड़ा चमत्कारिक बात है कि कब क्या होगा, कैसे होगा, ये भी समझना है। तो ये सारे चीज़ों को अगर समझा जाए तो एक तरह से देखा जाएगा कि महाराष्ट्र का चुनाव देश के अन्य राज्यों के चुनाव से कुछ अलग ही है, क्योंकि दल के भीतर एक ही दल में दो दल हो गए। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो है महाविकास आघाड़ी के साथ मतलब विचारधारा भी देखिए, सारी विचारधारा एक दूसरे को काउंटर करती हैं। अजीत पवार गुट जो मतलब एक तरह से एनसीपी जो है निश्चित रूप से विचारधारा में अलग थी, लेकिन सत्ता के लिए दल अपनी सहूलियत के हिसाब से गठबंधन करते हैं, और जनता जब उनको चुन लेती तो उसी में से कोई न कोई वो सरकार बना लेता है। महाराष्ट्र की जनता हमको लगता है कहीं न कहीं कुछ गठमड है, वो समझ रही कि किसको दें किसको नहीं दें, असमंजस में है, इसलिए ये चुनाव अत्यंत रोचक होगा। बिल्कुल सही है। और क्योंकि समय भी हो गया है राकेश जी, क्योंकि और समय मांग रहे थे, वापस तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन एक बात है, वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सुन के। ये जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस है ना, अभी तो मुझे लग रहा था कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है तो सीट शेयरिंग की टेंशन है, यहाँ तो मुझे चेहरे की भी टेंशन दिख रही है और चेहरे की लड़ाई भी दिख रही है कि एक दूसरे को चैलेंज ठोक रहे हैं कि आखिर कौन किसकी तरफ से होगा। तो ये वाकई दिलचस्प होगा। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र का इलेक्शन है, सीट बंटवारे को लेकर देखिए लगभग नंबर ऑफ सीट जो ज्यादा होनी चाहिए वो तय हो चुकी हैं। कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिस तरीके से आज यूबीटी को बोलने के लिए मना किया गया है, तो कुछ चीजें हैं अंदरूनी रूप से जो चल रही हैं वो बहुत जल्दी क्लियर होंगी। लेकिन हाँ, जो चेहरे की भी बात आ रही है उसमें दम तो है। तो क्या होगा, क्या वो डिक्लेयर पहले करेंगे और उसके बाद कौन सी चीजें और निकलकर सामने आएंगी। लेकिन एक बात तो वाकई सच है कि महाराष्ट्र का ये जो चुनाव है बहुत ज्यादा रोचक और दिलचस्प है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।